मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। और बच्चों, आज हम आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, जो इस साल के फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 के हिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके हम आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके आज यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप सब लोग भी मन लगाकर, ठीक है, इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए। आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और हम लोग मिलजुल कर पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सिलेबस के आधार पर है, जो कि इस साल CBSE और जैक सभी बोर्ड जो है वो इस साल फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम ले रही है। तो इस साल के फर्स्ट टर्म के सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर भी आता है, जिसका नाम है ईंटों, मन के तथा अस्थियां, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये आज आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया है, किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, देखिए अच्छे से समझिए। पहला कहता है ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है पूर्व ऐतिहासिक काल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस काल का है। हमारे जो इतिहास है, हमारा जो इतिहास का जो काल है, उसको 3 भागों में रखा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला, ठीक है, पहला पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब इसमें देखिए, इसमें किस तरह से कैटेगरी किया गया है। ठीक है बच्चों, पूर्व ऐतिहासिक काल वह काल कहलाता है जिसको हम लोग, इसका एक दूसरा नाम है प्राग इतिहास काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल। वैसे काल जिस काल का कोई साक्ष्य मौजूद ना हो, कोई साहित्य मौजूद ना हो, और अगर कहीं कुछ लिखा हुआ मिले भी तो उसे पढ़ा भी ना गया हो। ठीक है, तो ऐसे काल को हम लोग कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन दूसरा जो है वो है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अर्थात पूर्व ऐतिहासिक काल में कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। उस काल के बारे में केवल और केवल हम लोग अवशेषों के माध्यम से अनुमान लगाकर उस काल का अध्ययन करते हैं। जबकि आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि अवशेष तो मिलते हैं, अवशेष के पुरातत्व की सामग्री मिलती है, उससे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, साथ ही साथ जो हमें साहित्य मिलता है, क्या मिलता है? साहित्य या फिर जो हमें अभिलेख मिलता है, उन अभिलेख को हम पढ़ नहीं पाते। ठीक है, साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ने के लायक नहीं है। वो किस में आ गया? आदि ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिले और पढ़ भी लिए, इसको किस काल में रखा गया? ऐतिहासिक काल में। और फिर ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इस तरह से ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अब आपको समझ में आ गया। आप बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें अवशेष मिला, क्या मिला? हमें अवशेष तो मिला, और उन अवशेषों के आधार पर ही हम लोग उस काल के जानकारी प्राप्त कर सके। उस काल में किस तरह का जीवन प्रचलित था, इसके बारे में जानकारी हमें मिल सका। किसके आधार पर? अवशेष के आधार पर। लेकिन वहाँ से हमें कुछ साहित्य तो नहीं मिला, ग्रंथ तो नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं पत्थरों पर अभिलेख टाइप का, ठीक है ना, मुहर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला, लेकिन उसको क्या कर सके? हम पढ़ नहीं सके। जब पढ़ नहीं सके तो भैया अवशेष मिला, साक्ष्य मिला, लेकिन पढ़ नहीं पाए। किस काल में आएगा? आदि ऐतिहासिक काल में आएगा। किस काल में आएगा?
आदि ऐतिहासिक काल में आएगा, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। फिर सवाल आता है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो आपको बता दें, आगे सवाल तो मिल ही जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई। किसकी खोज की गई? हड़प्पा की। कब? 1921 में। कब की गई? 1921 में। किसने खोज किया? दयाराम साहनी ने खोज किया। तो जाहिर सी बात है हड़प्पा नगर का खोज सबसे पहले हुआ, इसलिए पुरातत्वविदों ने क्या किया, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। बाद में पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे ही पनपा था। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि प्राचीन जितने भी सभ्यताएं हैं वो सब के सब नदियों के किनारे ही बसते थे, ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि सर्वप्रथम किसकी खोज की गई? हड़प्पा की, इसलिए हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद खोज होता है मोहनजोदड़ो नामक नगर की, जो हड़प्पा से भी क्या है, बहुत बड़ा नगर। हड़प्पा से भी बहुत बड़ा नगर है। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। लेकिन कब किया? उसको जो अवशेष मिला मोहनजोदड़ो से वो कब मिला? 1920 में, 21 में, 22 में या फिर 1923 में? बताइए, 20, 21, 22 या फिर 23? तो इसका आंसर होगा 1922 में। जी हाँ, 1922 में ही मोहनजोदड़ो की खोज जो है, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया, ठीक है। हालांकि सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ 1921 में, लेकिन आप लोगों को पता है आज की डेट में कितना एक दूसरे से जलनशीलता होता है। एक वैज्ञानिक का नाम इतना रोशन हो गया, फेमस हो गया, उसने एक सभ्यता की खोज किया, दूसरा जो पुरातत्व वैज्ञानिक लोग थे उसको भी जो है सो मन मन में मिर्ची लग रहा था कि यार इसने अगर एक नगर खोजा है, इसका मतलब इस एरिया में, इस बड़े से क्षेत्र में एक नगर तो नहीं होगा, जरूर आसपास में कोई और दूसरा नगर होगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने कर दिया? राखल दास बनर्जी ने। अब दूसरा ने अब देखा कि 2 नगर मिल गया, और जो पुरातत्वविद थे उसको भी मिर्ची लगा, और भाई साहब क्या हुआ, इसने बड़ा बड़ा नगर की खोज कर लिया, चलो हम खोजेंगे। एक और खोज कर दिया, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगान, एक के बाद एक कई सारे नगरों की खोज करना शुरू कर दिया। किन लोगों ने? विद्वानों ने, वैज्ञानिक लोगों ने, पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने। तो हमारा यहाँ पे सवाल जो पूछा उसका जवाब मिल गया आपको कि मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिला वो किसको मिला? राखल दास बनर्जी को। ध्यान रहे, शॉर्टकट में पूछेगा, कभी कभी पूछेगा आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आरडी बनर्जी, क्योंकि एक बार एग्जाम में इस तरह से बच्चों को कंफ्यूज किया। तो आरडी बनर्जी मतलब राखल, डी से दास, बनर्जी बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी ने क्या किया? मोहनजोदड़ो की खोज की। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला था वो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। और इतना विशाल था कि क्या पता है आपको, यानी कि ये 39 फीट लंबा था। कितना? 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, ठीक है ना, 9 फीट या 8 फीट गहरा। इसमें उतरने के लिए इधर में क्या था? सीढ़ियाँ बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श जो पक्की ईंटों से बना हुआ था, चारों ओर बरामदे बने हुए थे, और बरामदे के बाद क्या बना हुआ था? कमरे भी बने हुए थे। इसमें पानी लाने और निकालने की भी व्यवस्था किया गया था। किसमें? स्नानागार में। और ऐसा विद्वानों का मानना है कि इतना बड़ा अगर वो बात मिला है, स्नानागार मिला है, तो ऐसा लगता था जैसे कोई पवित्र काम, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, जिस तरह से हम लोग गंगा में या कोई पवित्र नदी में जाके नहाते हैं धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, तो ऐसा अनुमान लगाया गया विद्वानों द्वारा कि हो सकता है इस स्नानागार का प्रयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ही किया जाता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोग मन से इस तरह से देखते रहिए, समझते रहिए। अगला सवाल मिलेगा क्या? अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्या वो पूर्व पाषाण काल की सभ्यता है? ठीक है, क्या वो पूर्व पाषाण काल की सभ्यता है, नवपाषाण काल की है, लौह युग है, या फिर कांस्य युग है? किस युग की है? तो आपको पता है कि कांस्य युग की है, क्योंकि वे लोग तांबा और टीन
तांबा और टीन को मिला करके, तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाने की कला से परिचित थे। इसलिए इस युग को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो शुरुआत में कौन सा नगर खोजा गया? हड़प्पा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। लेकिन जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई राखलदास बनर्जी के द्वारा, तो हड़प्पा से भी बड़ा नगर मिल गया। आंसर आपको मिल गया होगा, कौन सा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। अगला सवाल, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताओ। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या दिया है? सोना, चांदी, लोहा और तांबा। ये तो पता है, तांबा का तो ज्ञान था क्योंकि वो लोग तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाना जानते थे। और सोना और चांदी में भी व्यापार होता था, तो उसको ज्ञान नहीं था। तो किस चीज का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन 3, लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। किस सभ्यता के लोगों को? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? कालीबंगान, बंगन या कालीबंगा या कालीबंगान कुछ भी लिखा हो, कहाँ स्थित है? कालीबंगान कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में? भाई साहब राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो है, यह स्थान वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ? तो पंजाब नाम का वो प्रांत है, उस प्रांत में। ठीक है, वर्तमान में पंजाब प्रांत, ठीक है ना, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में है। वो भी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में है, जिला का नाम मांटगोमरी जिला है। किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ये अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आता है लोथल। अगला सवाल लोथल। तो लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में? जी हाँ, कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो वो लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में है। और लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए, ठीक है, क्योंकि लोथल जो मिला समुद्र के किनारे, जो बंदरगाह था वहाँ से मिला, और वहाँ से कई सारे हड़प्पा सभ्यता के कई सारे जो अवशेष मिले, अर्थात जैसे मुहर मिला। अन्य जो दूसरे सभ्यताएं थी, विश्व की जो 4 आरंभिक सभ्यता था, कौन कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा मिस्र की सभ्यता। तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा चीनी सभ्यता। कौन सा? चीनी सभ्यता। पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। दूसरा मिस्र की सभ्यता। कौन सा? मिस्र की सभ्यता। और तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। अब बताओ, ये 4 सभ्यताएं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पनपा। कहाँ पनपा? भारत में। हालांकि अब बंटवारा हो गया तो कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान में चला गया, लेकिन पहले क्या था? संपूर्ण भारत था, अखंड भारत था। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अगर यहाँ था तो इसका समकालीन मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य दूसरे देशों से भी क्या करते थे? व्यापार करते थे। किस रास्ते? जल मार्ग, समुद्र मार्ग के रास्ते से करते थे। तो लोथल बंदरगाह था, तो व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई अवशेष हमें वहाँ पे जरूर मिला। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। अगला सवाल चलते हैं हम लोग सिंधु घाटी स्थल में, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें हल का प्रमाण जो है, हल का उसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला? तो हल का प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का नगर, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या फिर इनमें सभी? ध्यान रखें,
हड़प्पा सभ्यता का नगर दो स्तरीय था, एक था शाही शहर, एक था पब्लिक का नगर, ठीक है ना। अर्थात एक जहाँ पर वहाँ की जो नगर पालिका या फिर वहाँ के जो लोग शासन करते थे उसका एक अलग था, ऊपरी टीले पे होता था, और गांव जो पूरे निचले टीले पर बनाया जाता था। तो जाहिर सी बात है जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो दो स्तरीय था, एक में उच्च वर्ग और एक में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। अगला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ किस नदी के किनारे हुआ, कहाँ पर हुआ? गोदावरी के मैदान में हुआ, गंगा के मैदान में, सिंधु नदी के मैदान में, या महानदी के मैदान में? सबको पता है भारतीय महाद्वीप की पहली सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। और वो किस नदी के किस मैदान में हुआ? सिंधु नदी के मैदान में हुआ, ये सिंधु घाटी में हुआ। कोई दिक्कत? अगला सवाल आता है हमारा, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई हुई, ठीक है, किसके द्वारा खुदाई करवाई गई ये कह सकते हैं। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो हुई वो सर जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया, क्योंकि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ के जो कह सकते हैं जनक भी बने हमारे भारतीय पुरातत्व के, उन्होंने इसकी स्थापना किया। और उसके बाद जो इसके डायरेक्टर बने वो कौन बने? सर जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर बने, और डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने क्या किया? हड़प्पा की खुदाई करवाई। क्या किया? हड़प्पा की खुदाई करवाई। एक सवाल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो लिखेंगे 1861 में। कब किया गया? 1861 में। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुआ, और उस समय इसके डायरेक्टर कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो सर जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर बने, और इसी के काल में हड़प्पा के प्रमुख बस्तियों का जो हो खुदाई करवाया गया। तो हड़प्पा बस्तियों की खुदाई किसके काल में हुआ? सर जॉन मार्शल के काल में हुआ, या फिर उसी ने करवाया, ये भी कह सकते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? देखिए, जुड़वा राजधानी क्या? मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा या लोथल था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीन हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी ये था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि दोनों ही वेल डेवलप थे, काफ़ी बड़ी राजधानी थी, यहीं पे इसका व्यापार किया जाता था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। जुड़वा माने दो राजधानी, एक हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। अगला सवाल, निम्न में से किस पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया? जाहिर सी बात है, संपन्न माने शुरुआत करवाया गया, तो दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया, ये याद रखिएगा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की जो मूर्ति है, ठीक है ना, नग्न स्त्री की जो एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह मूर्ति हमें प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ? मोहनजोदड़ो से हुआ। हड़प्पा से नहीं हुआ, धौलावीरा से भी नहीं हुआ, और सुरकोटदा से भी नहीं हुआ। तो कलाकृतियों में देखा जाए सबसे प्रसिद्ध कलाकृति एकदम नग्न कांस्य की मूर्ति थी, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है ना, नाचती हुई शेप में एक स्त्री की मूर्ति मिला। वो किस चीज का बना हुआ था? कांसा का बना हुआ था। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है, निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से, ठीक है, नीचे आ गए। देखिए
कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई। अर्थात ये कह सकते हैं वो कारखाना कहाँ मिला जिससे हमें ये पता चल गया कि मनकों, यहाँ के लोग क्या करते थे, मनके बनाते थे। तो ये हमें कहाँ से पता चला, आप ही बताइए। तो मनके का कारखाना हमें मिला चंदहुदरों से। कहाँ मिला, चंदहुदरों से, क्योंकि बहुत सारे मनके जो हमें वहीं से प्राप्त हुआ। कहाँ से, चंदहुदरों से। साथ ही साथ सिर्फ चंदहुदरों से मनके नहीं, लिपस्टिक के प्रमाण भी कहाँ से मिला, चंदहुदरों से मिला। ठीक है, दर्पण का प्रमाण कहाँ से मिला, चंदहुदरों से मिला। यानी मेकअप का जितना मटेरियल था सबके सब कहाँ से मिला, चंदहुदरों से। वे लोग लिपस्टिक लगाना भी जानते थे पहले, पता नहीं लिपस्टिक किस चीज़ का होता था नहीं। ठीक है, कोई काला वाला होता था क्या, कोई अलग अलग लिपस्टिक लगाते थे, या किसी और चीज़ का होता था, ये तो उस काल के लोग जान सकते हैं। ठीक है, आगे सवाल आता है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से भी क्या पाया गया, अधिक मुहरे पाया गया। तो बता दो, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से भी अधिक मुहरे पाए गए। अब बताओ, पाई तो गई, लेकिन ये मुहरे किसकी बनी थी, ये मुहरे किसकी बनी थी, ये तो पता है, कुछ तो पता होगा जरूर। लोहा का बना था, चांदी का बना था, फिरोज पत्थर का बना था, या सेल खड़ी। सेल खड़ी मतलब, सेल खड़ी क्या है, सेल खड़ी होता है पत्थर, सेल खड़ी की पत्थर। तो ना लोहा का था, ना चांदी का था, ना फिरोज पत्थर का, सेल खड़ी पत्थर का वहां पे मुहर बना हुआ था। और मुहरों का आकार कैसा, चकोर। किस आकार का, चरफुट, 4 कोना वाला मुहर होता था। ठप्पा मार देता था, हो गया कि हड़प्पा का ठप्पा ये, क्योंकि एक सिंहा जो जानवर है उसका चित्र छपा हुआ होता था। अब आगे देखिए अगला सवाल, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले। भाई खांचेदार समझते हैं ना, जैसे इसमें क्या है, इस तरह से खांचा बना होता है। गेहूं रोपा है कि नहीं है, गेहूं जब लगाते हैं तो लोग खांचा बनाते हैं ना, जितना में पानी ताकि आसानी से स्टोर हो जाए। तो खांचेदार खेत के प्रमाण कहाँ से मिले, बनावली, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी। बता दो कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला, कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या क्या मिला, कालीबंगा से हल मिला, हल का प्रमाण मिला, और क्या मिला, खांचेदार खेत पाए गए। कहाँ से, कालीबंगा से। तो सब चीज लगभग कहाँ से मिल रहा है, कालीबंगा से मिल रहा है। आगे चलते हैं, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो किस फसल का खेती करते थे। ऑप्शन में दिया है, गेहूं, जौ और तिल, यव, मूंगफली और चावल, गेहूं, चावल, गन्ना, या गेहूं, कपास और गन्ना। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे या पढ़े होंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल गया होगा। सबसे पहले जो लोग खेती करते थे वो था गेहूं का, जौ का और तिल का, क्योंकि हमें इन सभी तीनों चीज़ों का क्या मिला, वहाँ से प्रमाण मिला, खेती का प्रमाण मिला। इसलिए हम कह सकते हैं हड़प्पा वासियों द्वारा जो कृषि फसलें थी वो गेहूं, जौ और तिल था। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो मुहरें हैं वो आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर और सभी। अभी भी बताया चौकोर, किस आकार का, 4 कोने के आकार का होता है। क्या, मुहरें। हड़प्पा सभ्यता में जो भी मुहर पाया गया वो सब चौकोर आकार का था। किस आकार का, चौकोर। अब अगला सवाल कहता है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हाँ भाई करते थे, थोड़े नहीं करते थे, लिखा है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। करते होंगे भाई, बोलो यहाँ भगवान होगा जरूर करेगा, पूजा नहीं करेगा, करना चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन सवाल आता है कि पूजा करते थे, ठीक है, लेकिन क्या पूजा करते थे बताओ। मातृ देवी की, कोई माता की, जैसे आज के हम लोग देवी दुर्गा, काली, चंडी जिसको हम लोग पूछते हैं, तो मातृ देवी की पूजा होती थी। या वृक्ष आत्माओं की पूजा, आज भी हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। बताओ कौन सा वृक्ष का पूजा करते हैं, बताओ, याद है, किस वृक्ष का पूजा करते हैं हम लोग। अरे भाई पीपल का पूजा करते हैं। ठीक है, बरगद का पूजा करते हैं, वर के लिए बरगद। अरे बरगद बहुत लंबा आयु होता है बरगद का। तो सब पत्नी लोग क्या करती है जानते हैं, तीज में बरगद की जाके पूजा करें, बर पूजा। ठीक है, बर का पूजा करेंगे बरगद का। इससे क्या होता है, उन लोग का मानना है कि बरगद की पूजा करें ना, बरगद वाला आशीर्वाद जो है हमारे पति को मिल जाएगा, हमारे पति भी बहुत लंबे समय तक जिएंगे। समझ में आया। तो हड़प, ये हम नहीं कह रहे भाई, हमारा
जो धार्मिक धर्म है वो कहता है। तो हड़प्पा निवासी के लोग जो पूजा करते थे वो माता की भी पूजा करते थे, वृक्ष आत्माओं की भी पूजा करते थे, और पौराणिक मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार उसमें जो कुछ भी भगवान का दर्जा दिया गया है। बताओ हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? शिव था, क्योंकि आपको बता रखे हैं जब पढ़ाए थे तो पशुपति की मुद्रा मतलब कहने का मतलब है कि भगवान शिव जिस प्रकार से योग अवस्था में, ठीक है ना, योग मुद्रा में जिस प्रकार बैठ करके योग करते हैं, समाधि में रहते हैं, उसी योग मुद्रा में एक व्यक्ति बैठे हुए थे और उसके अगल बगल में कुछ जानवर भी बैठे हुए थे। तो उसको कंपेयर किया गया पशुपति अर्थात आज के शिव से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हड़प्पा निवासी जो है पूजा करते थे किसके? मातृदेवी के भी, वृक्षात्माओं के भी, पौराणिक का भी, इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, उस सबका पूजा करता था। ये छोड़ो यार, नग का भी पूजा का संकेत मिला, जादू टोना पे भी विश्वास करते थे, ठीक है ना, वो ताबीज भी पहनते थे। तो धार्मिक और छोड़ो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से एगो स्त्री की मूर्ति मिला, उसके गर्भ से एगो पौधा निकला हुआ दिखाया गया। क्या दिखाया गया? पौधा निकला हुआ दिखाया गया। कौन सी मिला? स्त्री की मूर्ति। अरे देखो स्त्री कितना बढ़िया आनंद बना रहे हैं, इसका पेटवा है, ठीक है, पेट से निकला है कुछ ही, वो पौधा। क्या निकला है? पौधा। इस पौधा, अब इसको देख करके पूरा कंप्लीटली इसको देख करके आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा हैं कि औरत के पेट में गाड़ करके लोग फसल उगाते थे, गधे कहीं के। अरे इस स्त्री को धरती का देवी माना गया। क्या माना गया? धरती का देवी, ठीक है। और ये इससे एक संकेत मिल रहा है कि हम लोग फसल उगाते थे तो धरती को माता मानते थे, क्योंकि इसको स्त्री का रूप दिया गया है बेवकूफ लोग। तो इसको जो है स्त्री का दर्जा, माता का दर्जा दिया गया, अर्थात वे लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा भी करते थे। यह जो तस्वीर कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। अर्थात वे लोग धरती पूजा भी करते थे, वे लोग धरती पूजा करते थे। नाग पूजा के संकेत मिले, बहुत सारे छोटे छोटे लिंग के, बहुत छोटे छोटे लिंग के पत्थर मिले, छोटे छोटे। तो लिंग पूजा के भी क्या मिले? संकेत मिले। वृक्षों पूजा, पीपल की भी पूजा किया जाता था, पशुपति की भी पूजा किया जाता था। ये सभी प्रमाण जो है हमें मिला कहाँ से? हड़प्पा से। यह हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? अगला सवाल चलते हैं। क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? अभी कौन दिशा में रख के दफनाता है भाई? हैं? कोई मर जाता है तो मुड़िया कहाँ रखता है? बताओ मुड़िया किधर रखता है? घोड़ा किधर रखता है? बताओ। घोड़ा समझते हैं ना, पैर किधर होता है? और खोपड़िया किधर? अरे भाई उत्तर की ओर। उत्तर का क्या रहेगा? सर, खोपड़िया। समझ गए ना, खोपड़िया है। और पैरवा कहाँ रखेगा? दक्षिण की ओर। अभी जब व्यवस्था है तो जो व्यवस्था पहले था वही व्यवस्था अभी है भाई। तो सावधान करते समय उत्तर दक्षिण दिशा में सबको रखा या दफनाया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? अरे भाई पहले बता दिए यार, हड़प्पा कहाँ स्थित है? बताओ भाई, कहाँ हड़प्पा स्थित है? तुम लोग जानते होंगे सब, फटाफट बताओ। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल, भूटान में? नेपाल भूटान में कहाँ से आ गया भाई? है नेपाल भूटान में तो हो ही नहीं सकता। कहाँ है? भारत में है तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। अभी चल गया, पहले कहाँ था? भारत में, क्योंकि वो अखंड भारत था। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस नदी? रावी नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है आप लोगों को अच्छे से। अगला सवाल चलेंगे। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो इसका उल्लेख किया था किसने? चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। 1826 में जो है इसका उल्लेख किया था, ये उल्लेख लिख करके चार्ल्स मैसन ने, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बाद में ध्यान दिया गया। आगे फिर आता है सवाल कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवतल चक्की समझते ना, सिलबट्टा, ठीक है, चटनी उटनी पीसता है घर में, सिलबट्टा, ठीक है। तो अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला कि यह अवतल चक्की है?
संभवतः वे लोग चटनी उटनी पीस के खाता होगा, है ना, गेहूँ मंडुआ वडुआ जो भी वहाँ होता है सबको पीसता होगा, ठीक है ना। तो अवतल चक्की का जो प्रमाण मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था, तो इसके बारे में दुनिया को किसने बताया? क्या कनिंघम ने बताया? ना। क्या मार्शल ने बताया? ना। अर्नेस्ट मैके ने बताया? हाँ भाई, अर्नेस्ट मैके ने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अवतल चक्की का प्रयोग करते थे। लगता था अर्नेस्ट मैके के घर में सिलबट्टा था, तभी तो देख करके कंपेयर कर लिया कि अवतल चक्की। इसका नाम अवतल क्यों दिया भाई? अवतल मतलब क्या था? ऐसे टेढ़ा होगा, बीच में गढ़ा होगा, उसके ऊपर पतला रख रख ऐसे पूछेंगे, थोड़ा बहुत सब पानी वानी अगर घर करके सब बीचे में आ जाएगा, फिर वहाँ मारेंगे सिलबट्टा, पीस पीस के चटनी तैयार, चाट चाट के खाओ मजे से। तो ये किस शेप में है? अवतल शेप में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अवतल चक्की। क्या पड़ गया? अवतल चक्की। तो अवतल चक्की के बारे में प्रकाश किसने डाला? किस पुरातत्वविद ने? अर्नेस्ट मैके ने। अवतल चक्की कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बताओ? मोहनजोदड़ो, अरे भाई मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में, तो सिंधी भाषा का शब्द होगा ना, ठीक है। किस भाषा का शब्द होगा? सिंधी भाषा का। हिंदी उर्दू फारसी का मतलब है नहीं, एकदम चुपचाप उसको छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। अब सवाल, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? हमारे घर है, उस समय से बता रहे, कहाँ गया था? हड़प्पा में। कहाँ गया? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाला कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। आगे चले गए अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? अरे अब वही तो बताए, प्रमुख देवता कौन था? शिव था भाई, गणेश भी नहीं था, शिव थे, विष्णु भी नहीं था, वरुण भी नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के या सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे वो शिव थे। कौन थे? शिव। आगे चलते हैं। अब बताओ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? समकालीन समझते हो ना? सेम काल में, सेम समय में कहीं दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में कोई और सभ्यता चल रहा, जी रहा, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने बता दिया कि विश्व की 4 आरंभिक सभ्यता थी, ठीक है ना। पहला चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और चौथा हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो समकालीन के नहीं है, क्रीट की सभ्यता। तो इसको टिक मारेंगे, ये होगा हमारा आंसर। तीनों तो नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल, बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। आंसर मारो टिक, हरियाणा। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। आगे, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो सिक्के भी पुरातत्व के हैं, अभिलेख भी पुरातत्व है, भग्नावशेष भी है, लेकिन साहित्य जो है वो नहीं, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। ये साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि साहित्य जो है साहित्यक स्रोत के अंतर्गत आता है भाई, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान से समझ लो अच्छे से। अगला सवाल, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कनिंघम ने, फिलिप ने, डीसी सरकार ने, विलियम जोन्स ने किया था कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा, यह गणतंत्रात्मक। अरे उस काल में लोकतंत्र क्या होता है थोड़े जानते थे हैं? उस काल में लोकतंत्र क्या होता थोड़े जानते हैं? उस काल में व्यवस्था था नगर पालिका के जैसा। कैसा? नगर पालिका का। नगर में एक प्रमुख व्यक्ति होता था, पूरे नगर की देखभाल करता था, वो टैक्स वसूलता था, एक तरफ से देखा जाए तो राजा की तरह वो रहता था। तो वहाँ का जो प्रशासन था वो नगर पालिका के जैसा था। फिर आगे आएगा हड़प्पा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ने बार बार क्या होता है पूछता रहता है, अरे किस वर्ष खोज किया? 1961 में करेगा यार। ये क्या हुआ? दयाराम साहनी ने
इतना बढ़िया बढ़िया सवाल हल्का में पूछेगा का हो। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा बोले थे या फिर बंदरगाह कहाँ मिला बताओ। अब वहीं कुछ देर पहले बताए थे है ना, बंदरगाह कहाँ से मिला था। बंदरगाह समझते हो ना, जहाँ खूब सारे बंदर अड्डा बना के रहते हैं, उसको बोलते हैं गद। अरे बंदरगाह बोलते हैं समुद्र के किनारे जो स्टेशन होता है समुद्री जहाजों के लिए व्यापार करने के लिए, उसे क्या कहते हैं बंदरगाह। अंग्रेजी में बोलेंगे तो सी पोर्ट। क्या बोलेंगे सी पोर्ट। कहाँ से मिला, कालीबंगा से, रोपड़ से, बनावली से, लोथल से। अभी ना बोले लोथल कहाँ प्रसिद्ध था, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए। बंदरगाह को बोला जाता था गोदीपाड़ा। क्या बोलते थे, गोदीपाड़ा। क्लियर, कहीं गोदीपाड़ा भी लिखा जाएगा, समझ लीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी। ठीक है, किस नदी किनारे, सिंधु नदी। वर्तमान में ये हिस्सा भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। किस प्रांत में, सिंध प्रांत में। किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई। ले, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, किसको पता है जरा बता दो, फटाफट सवाल का जवाब दो। किस हिस्से में विकसित हुई। अगर ध्यान दो, अगर ये वाला गुजरात का हिस्सा है, ये वाला कश्मीर का हिस्सा है, तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान तो यहाँ है जी, हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इधर पश्चिम और ये वाला उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर। ठीक है, पश्चिमोत्तर, तो क्या होगा, दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर या मध्य भारत। अभी ना बताए, पश्चिमोत्तर, पश्चिम में भी उत्तर में भी, न उत्तर में पूरा है न पश्चिम में पूरा है, बीच बीचों में है। बीच बीचों क्या बोलेंगे, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। क्लियर। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ, पश्चिम उत्तर में हुआ। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी। कौन नदी, भोगवा, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था सेलखड़ी पत्थरों का, सेलखड़ी पत्थरों का बनता था। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला, अर्थात मुर्दों का टीला। फटाफट एकदम जवाब लीजिए, फटाफट जवाब लीजिए। रोज इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। गारंटी देता हूँ 2-4 बार देख लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक किसे कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और मैंने अभी अभी बताया था कि इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1861 में हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 1861 में हुआ था। और उसके डायरेक्टर बने थे पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन बने थे, अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। इसलिए उसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब देखिए आगे एक चीज और सवाल, इस बार चूंकि 12 में पहली बार इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन ले जा रहा है, तो इतना आसान मत समझिएगा कि आप एग्जामिनर जो इतने आसानी से आपको नंबर दे देगा। अरे आपका लेवल हाई हो रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई करके देगा ना, थोड़ा सा घुमाएगा। इसको जरा बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सवाल कहता है, प्रश्न 43 में निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। जो भी करेगा छोड़ो, कथन ए दिया रहेगा और लिखा है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। एकदम सही बात, एकदम सही बोला कि हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम साहनी। कथन आर कहता है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। बताओ, हड़प्पा का जो टीला है उसके खोज की संभावना पहले से किया जा रहा था, तो खोजा काहे नहीं भाई, पहले से किया जा रहा था तो, ठीक है ना। तो इसका जवाब देखिए, ऑप्शन है, कहता दोनों कथन सही है, यह सही है, यह सही है। हाँ भाई, व्यक्त तो किया जा रहा था, ट्रांसलेशन में उल्लेख किया था, लेकिन वो वैल्यू नहीं दे रहा था। ठीक है, दोनों सही है, तथा कथन आर, कथन ए की सही व्याख्या है। तो जो ये लिख रहा है, जो ये कह रहा है, क्या ये व्याख्या कर रहा है इसका, नहीं, तो ये भी नहीं लिख रहा। दोनों कथन सही है, ठीक है, परंतु आर जो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। सही व्याख्या क्या करता है, नहीं करता ये। ठीक है, अगला
कथन ए सही है परंतु कथन आर क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है भाई? क्या हड़प्पा के टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त नहीं की जा रही थी? संभावना तो की जा रही थी, तभी तो खोजा गया। समझ में आ रहा है ना? संभावना तो सही था। फिर कहता है कथन आर सही है, कथन आर सही है परंतु ए असत्य है। ये तो कहियो नहीं होगा। कहता है एक असत्य है। अरे असत्य कैसे होगा भाई? दयाराम साहनी की खोज तो हड़प्पा से था, हड़प्पा का सही नहीं तो हड़प्पा की खोज किया था ना, ये तो गलत। कथन ए सही है, चलो भैया सही है, परंतु आर का कथन जो क्या है, असत्य है। ये कैसे हो सकता है असत्य? बताओ आपको भाई। हड़प्पा टीले का की खोज की संभावना पहले से क्या किया था, व्यक्त किया था। हो ना हो टीले मिलेंगे, लेकिन हड़प्पा का ही मिलेगा, ये गारंटी था क्या? तो यहाँ पे संभावना इसका हो सकता है कि, परंतु आर कथन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आर जो है ये इसका सही व्याख्या नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं आर जो है ए की सही व्याख्या है, या फिर ये कह सकते हैं कथन ए सही है परंतु कथन आर क्या है, असत्य है। तो हम कह सकते हैं हमारा सही यही है, कथन ए सही है परंतु आर जो क्या है, असत्य है। संभावना पहले से व्यक्त की जा रही होगी। ठीक है, घुमा देगा आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे देखिए, फिर से एक सवाल हो रहा है। कहता है हड़प्पा संस्कृति कथन ए में, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, बिल्कुल उत्तम थी। घर से पानी निकाला जाता गली में, गली को एक सड़क के किनारे बनी नालियों को, और नालियों को ऊपर से पत्थर से ढक दिया जाता था। यानी कि नाली व्यवस्था कैसा था, एकदम एक क्वालिटी का था, एक ग्रेड का था। लेकिन कथन आर क्या कहता है, नालियाँ इस तरह बनी थी, नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। ये भी सही बोल रहा है। इसका मतलब ये जो डिस्क्राइब कर रहा है ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ए की व्याख्या कौन कर रहा है, आर कर रहा है। तो समझ लेना जहाँ इसकी व्याख्या आर कर रहा, ए की व्याख्या आर कर रहा होगा, समझ लो वही सही। ए और आर दोनों सही है, एकदम सही है भाई। लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए पहले पढ़ते एकदम ठीक सही हो जाएगा। लेकिन आगे चेक तो करते हैं, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, गलत। ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, नहीं भैया दोनों सही है, ये भी गलत। ए असत्य है, ए असत्य हो ही नहीं सकता, ये तो गलती गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ए। तो देख रहे हैं एग्जाम में आपको इस तरह से कंफ्यूज करेगा, डेफिनेटली करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल छूट गया, मैं अपनी तरह से बता देता हूँ, अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 40, अरे भैया 3, तो 44 बताते हैं, देखिए क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का आकार, ठीक है, हाँ कैसा आकार, ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, चतुर्भुज, ठीक है, सी। चतुर्भुज के बाद कौन सा भुज होता है भैया, पंचभुज, पंचभुज या डी, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये बता दो, हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था वो तिकोना था, कैसा था, तिकोना, इस तरह से त्रिभुज के आकार का। ये जान लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तिकोना था। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को मैप वर्क दे दे। क्या दे दे, मैप वर्क दे दे। और मैप इस तरह से ब्लैंक छोटा सा छपा होगा और वहाँ पे बिंदु बिंदु दिया रहेगा और लिखा रहेगा 1 नंबर, क्या लिखा रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, और उल्टा पुल्टा करके डाल देगा। अब 1 नंबर वाला सही है कि गलत है, ये आप क्या करना है, बढ़िया से मैच करके और देना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्थान कहाँ पे था। चलिए मैपिंग करवाते हैं। सबसे पहले हम नीचे चलेंगे गुजरात से। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लोथल, क्या मिलेगा, लोथल। ये वाला हिस्सा गुजरात है ना जी, तो लोथल में क्या मिला, मतलब गुजरात में क्या मिला, लोथल। अब लोथल के बाद आ जाओ पाकिस्तान में, ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का हिस्सा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आ रहा है नारायण, यही है हमारा सिंधु नदी, ठीक है। इसमें देखिएगा यही हमारा सिंधु नदी है।
और सिंधु नदी में ही सब मिलता है, रावी नदी, सतलज नदी और ये मिलते हुए सब आगे मिल जाते हैं किसमें, सिंधु नदी में। इसलिए क्योंकि वहाँ की मुख्य नदी कौन सी थी, सिंधु नदी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जाना गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ किनारे से जिससे ऊपर जाइएगा ये वाला हिस्सा नदी के उस पार वाला हिस्सा, नदी के इस पार वाला हिस्सा मोहनजोदड़ो, कौन सा, मोहनजोदड़ो। और अगर यहाँ पर रहेगा तो चनहुदड़ो, ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो चनहुदड़ो। अगर इसमें देखिएगा, देखिए आराम से आपको दिखाते हैं, ये जो सिंधु नदी का एरिया है, यहाँ पे है लोथल, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे है लोथल। उसके बाद देखो ये सिंधु नदी के बाद ये जो हिस्सा देख रहे हैं नदी के इस पार वाला मोहनजोदड़ो, थोड़ा सा नीचे आया इधर में जाएगा चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो नदी के उस पार, नदी के इस पार चनहुदड़ो। सबसे नीचे यहाँ पर गुजरात में कौन सा, लोथल, कौन सा, लोथल। और ऊपर जाओ थोड़ा सा, अब देखो रावी नदी कहाँ है, तो रावी नदी चूंकि पता है सिंधु नदी है, ये सतलज है, आगे जाकर के ये रावी नदी है, तो रावी नदी बिल्कुल कहाँ है, ये हड़प्पा, ठीक है ना। तो हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के बगल में है, ठीक है। और एकदम बिल्कुल किनारे इधर आ जाओगे तो शुद्ध कांगेडोर, ये कहाँ है, शुद्ध कांगेडोर, जो मकरान समुद्र तक फैला हुआ है, इधर गुजरात नहीं महाराष्ट्र तक, यहाँ तक दायमाबाद, यहाँ पे कौन सा एरिया है, दायमाबाद। तो दायमाबाद तक, यानी सोचो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और इस तरह से फैला हुआ है, ऐसे नहीं मतलब इस तरह से प्रकटन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे कौन सा, दायमाबाद, यहाँ पे कौन सा एरिया, दायमाबाद, लोथल, मोहनजोदड़ो, यहाँ पे चनहुदड़ो। इधर के एरिया में कौन सा होगा, ये वाला मानचित्र नगर, इधर एरिया होगा तो शुद्ध कांगेडोर। ये देखो रावी नदी बह रहा है, यहाँ पे कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद इधर पे आ जाओ, ये कौन सा एरिया है बताओ, ये कौन सा एरिया है, बुर्ज होम। बुर्ज होम में एक जगह है जिसका नाम है मांडा, क्या है, मांडा। तो ये जो दिया हुआ है, इसके उत्तरी हिस्से में क्या है, मांडा है, दक्षिणी हिस्सा दायमाबाद, पूर्वी पश्चिमी हिस्सा शुद्ध कांगेडोर और पूर्वी हिस्सा राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ में, ठीक है ना, आलमगीरपुर ये पड़ता है। तो ध्यान रखिए, कालीबंगा कहाँ पड़ेगा, हिंदुस्तान के राजस्थान वाला क्षेत्र में पड़ेगा, है ना। बनावली कहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पर है, वो क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, हरियाणा। तो हरियाणा में पड़ता क्या, बनावली, ठीक है। राखीगढ़ी सब कहाँ मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा। तो अगर आपको मैप वर्क आ जाए तो बड़ा इजी से आप इसको बना सकते हैं, जो कुछ भी आए। देखिए यहाँ पे लोथल, यहाँ पे क्या मिलेगा, लोथल। लोथल के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, शुद्ध कांगेडोर। ये सोच लो यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हो तो मोहनजोदड़ो, यहाँ पे चनहुदड़ो, यहाँ पे हड़प्पा, यहाँ पे मांडा, यहाँ पे बनावली, इधर में आलमगीरपुर, ठीक है, यहाँ दायमाबाद। तो इस तरह से आप अपने मैप वर्क को भी क्लियर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न था, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके आने की संभावना अधिक लगती है इस एग्जाम में इस बार, तो उन सभी को मैंने क्या किया, करवा दिया। आई होप कि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है ना। और मन लगाकर इसको पढ़ते रहिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कम से कम इसको देखिए, सुनिए और समझिए। ऑटोमेटिक अगर 3-4 बार आप देख लिए, सुन लिए अच्छे से, तो सारे क्वेश्चन ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश यही रहे, कोशिश तो यही कीजिएगा कि इस वीडियो को जैसे कि आप इस तरह से मन लगा के पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन को भी इसको फॉरवर्ड करें, ताकि वे लोग भी घर में बैठकर आसानी से एग्जाम की तैयारी कर सके, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए।